हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल्य स्टडीज़ पे एक बार फिर से। आज मैं दोस्तों लेके आया हूँ इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपका जो अप्रैल मंथ का दोस्तों जो मैगज़ीन डिस्कशन चल रहा है, हम उसी की आज बात करेंगे कि अप्रैल में दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से जो न्यूज़ थे वो चर्चाओं में थे, हम उसी को जानने का आज प्रयास करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों आप अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये आज का लेक्चर है दोस्तों पारिस्थितिक केंद्रित दृष्टिकोण में, यानी कि इको सेंट्रिक अप्रोच, जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था उसके बारे में हम आज बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं सुर्खियों में क्यों था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के क्षेत्र में भारत पहला देश है जिसने मानव केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है। यानी कि बात की गई है दोस्तों कि हम पारिस्थितिक केंद्रित यानी कि जो इकोसेंट्रिक अप्रोच है हमारा, उसको हमने अपनाया है। तो किस तरह से अपनाया है, चलिए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि अन्य संबंधित तथ्य में यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के वन्य जीव वार्डन को कांचा बोवली वन क्षेत्र के 100 एकड़ वन भूमि के विनाश से प्रभावित वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उस समय जारी किया गया जब तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास लगभग 400 एकड़ वन्य भूमि की नीलामी कर IT पार्क बनाने की योजना बनाई थी। इस नीलामी का छात्र बड़े स्तर पर विरोध कर रहे थे। देखिए दोस्तों, जो छात्र जो विरोध कर रहे हैं, यानी ये देखिए कांचा बोवली वन जो 100 एकड़ जो वन भूमि है उसके विनाश से जो प्रभावित वन्य जीव हैं दोस्तों, उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। उसके बाद देखिए पारिस्थितिक केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं। देखिए यह दृष्टिकोण संपूर्ण पारिस्थितिक के तंत्र और उससे घटकों के संवर्धन को प्राथमिकता देता है। और दोस्तों और क्या कहा गया है, यह प्रकृति को स्वयं में मूल्यवान मानता है, न कि मानव उपयोग के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ आपको लगेगा कि प्रकृति को स्वयं में मूल्यवान मानता है, न कि केवल मानव उपयोग के लिए। यानी दोस्तों प्रकृति का भी अपना महत्व है, वो केवल और केवल मानव के उपयोग के लिए ही नहीं है। चलिए इसके विपरीत मानव केंद्रित दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और अन्य प्राणियों अथवा चीज़ों को मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर महत्व दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो पारिस्थितिकी जो विपरीत मानव केंद्रित दृष्टिकोण है वो मानता है कि मानव ही सर्वोपरि है, मानव ही ऐसा है दोस्तों जो सारी चीज़ों की अपने केंद्र में रखता है और दूसरों की उपयोगिता निश्चित करता है। तो ऐसा कहा गया है। तो हम आगे और बात करते हैं इसके बारे में। चलिए तो फिर ये देखिए दोस्तों, हालांकि हाँ मैंने इसको बात किया था। देखिए उदाहरण के लिए MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1886 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 221 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स इसको घोषित किया जाता है। कौन से केस में, इस SC मेहता बनाम भारत संघ 1986 में दोस्तों। देखिए उसके बाद कहा ये दृष्टिकोण को मान्यता नॉर्वे के दार्शनिक अर्ने नेस द्वारा डीप इकोलॉजी मूवमेंट से भी मिली है। देखिए दोस्तों जो अर्ने नेस है वो डीप इकोलॉजी मूवमेंट उन्होंने चलाया था, यानी वो पर्यावरणविद थे, उन्होंने ही ये दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया था। इसमें कहा गया है कि इस आंदोलन ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। इसमें प्रकृति को केवल मानव के लिए उपयोगिता के आधार पर महत्व देने के स्थान पर, यानी देखिए प्रकृति को केवल मानव के लिए उपयोगिता के स्थान पर भी, यानी इसके अलावा भी प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकारने और दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यानी कि दोस्तों देखिए प्रकृति के भी अपने अंतर्निहित मूल्य हैं जिनको स्वीकार करना होगा और उस दृष्टिकोण को भी अपनाना होगा। उसके बाद कहा गया यह विचार हित सिद्धांत यानी कि इंटरेस्ट थ्योरी से भी सुसंगत है, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों का दावा कर सकता है जो उनके हित में हो और जिनसे मिलने वाला लाभ आंतरिक या अंत्य मूल्य वाला हो। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे और कह सकते हैं कि प्रकृति से संबंधित जो अधिकार हैं, यानी पारिस्थितिकी जो दोस्तों इकोसेंट्रिक जो अप्रोच है उसकी ही बात की गई है। चलिए फिर आगे चलते हैं और इसके बारे में हम और अध्ययन करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए मानव केंद्रित और पारिस्थितिक केंद्रित दृष्टिकोण के बीच जो मुख्यतः अंतर हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है।
चलिए देखिए दोस्तों, कानूनी अधिकार के बारे में। कानूनी अधिकार केवल मनुष्य और मानव हित तक ही सीमित होते हैं, ऐसा कहते हैं मानव केंद्रित जो लोग हैं वो कहते हैं दोस्तों। लेकिन पारिस्थितिकी केंद्रित जो है वो क्या कहते हैं, प्रकृति जैसे नदियाँ की भी कानूनी अधिकार है दोस्तों। यानी कि मानव के तो हैं, लेकिन कानूनी अधिकार नदियों के, पहाड़ों के, पर्वतों के भी मानव अधिकार है। जबकि मानव केंद्रित जो दृष्टिकोण है वो कहता है केवल मनुष्यों और मानव हितों तक ही ये सीमित होते हैं। चलिए उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग, नैतिक आधार मनुष्यों को साध्य के रूप में माना जाता है। साध्य यानी दोस्तों मनुष्य ही लक्ष्य है, साध्य यानी कि लक्ष्य, मनुष्य ही दोस्तों जो है साध्य है, और ना कि दूसरा है, और ना कोई है, ना परिस्थितिकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए समतावादी दृष्टिकोण यहाँ अपनाने की बात की जाती है पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण में। इसमें कहा गया दोस्तों जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, जो मनुष्य को साध्य मानते हैं, उनमें कौन है, दार्शनिक इमैनुअल कांट को आप देखेंगे, ने तर्क दिया है कि मनुष्य का यह स्पष्ट कर्तव्य है कि वह लोगों को सदैव साध्य के रूप में देखे, कभी भी मात्र साधन के रूप में ही ना देखें। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपने नीतिगत दृष्टिकोण के ऊपर। इसमें कहा गया है पर्यावरण संरक्षण प्रतिक्रियात्मक और मानव हित से प्रेरित है, और इसमें कहा गया है सक्रिय रूप से पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, संरक्षण संबंधी रणनीति की वहाँ पे बात की गई है। उसके बाद कहता है उपयोगितावादी संरक्षण, जो उपयोगी है उसका संरक्षण करना, समग्र संरक्षण, सभी जैव विविधता का समान रूप से संरक्षण करना इसमें शामिल होता है। जैसे ये देखिए पारिस्थितिकी संबंधी दो दृष्टिकोण हो, क्या कहता है दोस्तों, समग्र संरक्षण यानी सभी जैव विविधता का समान रूप से ही संरक्षण करना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। चलिए अब उदाहरण में हम देखते हैं कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, संरक्षण को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना। उसके बाद जो पारिस्थितिकी जो उपागम है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों कि नदियों वनों को कानूनी व्यक्ति के समान अधिकार प्रदान करना। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को विधिक यानी जीवित व्यक्ति का दर्जा प्रदान कर उन्हें उसके अनुरूप अधिकार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। अब मोस्टली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हम पारिस्थितिकी को भी इम्पॉर्टेंट मानते हैं। जैसा अब हम मानते हैं दोस्तों, जैसे इमैनुअल कांट ने कहा, यहाँ देखिए आप, इमैनुअल कांट ने कहा कि यहाँ पे मनुष्य है वो साध्य है, यानी कि मनुष्य ही अंतिम साध्य है, लक्ष्य है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम पारिस्थितिकी संबंधी उपागम में हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि पारिस्थितिकी भी अपने आप में एक साध्य है। ये भी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो लक्ष्य के रूप में है। हमको इन्हें भी विधिक अधिकार दिए जाने चाहिए और इनके भी अधिकारों की हमको बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ मनुष्यों के अधिकारों की बात। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों। और यहाँ कहा गया है पारिस्थितिक केंद्रित दृष्टिकोण के प्रमुख चालक या सुविधाकर्ताओं के बारे में बात की गई है। संवैधानिक आधार दोस्तों अनुच्छेद 21 में आप जानते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 48A देश के दोस्तों, इसमें SP मेहता बनाम भारत संघ जो 1986 है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 में दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण को जोड़ा गया है। स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार दोस्तों अब हमारा मौलिक अधिकार है, तो उसको भी आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। चलिए अब अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं जो हमारा DPSP में है। वो क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है देखिए कि राज्य को पर्यावरण और वन्य जीवन का संरक्षण और सुधार करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 48A जो है, और उसके बाद अनुच्छेद 51AG को हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। देखिए प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रोटेक्शन करना हमारा जो सिटीजन है उनकी जो कर्तव्य है। लेकिन न्यायिक सक्रियता, इसके जरिए न्यायपालिका ने खुद अपनी बात नहीं कह सकने वाले जैसे कि पशु वन प्रकृति के पक्ष को रखा है। आप देखेंगे कि मैंने उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसकी बात की, जिसने यमुना और गंगा नदियों को दोस्तों विधिक व्यक्ति के रूप में माना। अभी सुप्रीम कोर्ट की केस आप देखेंगे। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठनों, नागरिकों द्वारा दायर जनहित याचिका PIL ने इससे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणविद होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं और इसके लिए अपनी मांग उठाते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले अपने उपागम की बात करते हैं, अपने अप्रोच की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से घटक और होते हैं, हम उसकी भी बात करते हैं। चलिए तो देखिए पर्यावरणीय न्याय शास्त्र का विकास, उदाहरणार्थ पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत और एहतियात सिद्धांत। एक कहता है दोस्तों पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत, आप देखें
इसमें कहा गया है, इसका मतलब है कि प्रकृति सभी की है और सरकार इसे जनता के लिए एक ट्रस्टी की तरह संभालती है। मेरे दोस्तों, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो हम सभी के लिए है, लेकिन जो सरकार होती है, ये देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो दोस्तों प्रकृति है वो सभी की है, लेकिन सरकार जनता के एक ट्रस्टी के रूप में उसको संभालती है। उसके बाद आप देखेंगे एहतियात सिद्धांत। इसका मतलब है कि नुकसान होने से पहले ही कदम उठाए जाएं, यानी कि एहतियात यानी कि कोई सावधानी बरतना। कोई नुकसान, बहुत बड़ा कोई नुकसान होता है दोस्तों, उसके पहले ही हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लें जो उसको रोक पाएँ। देखिए इसके बाद कहा गया है पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिकीय संकट, जैसे वनों की कटाई, नदी प्रदूषण आदि। दोस्तों देखिए, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करता हूँ, पारिस्थितिक केंद्रित दृष्टिकोण का महत्व क्या होना चाहिए। महत्व की मैं मोस्टली यहाँ पे बात करना चाहूँगा। देखिए महत्व क्या है दोस्तों, इसमें प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकार किया जाता है ना। इसमें गवर्नेंस और कानून में व्याप्त कमियों को दूर करके वन्य जीव एवं जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी आजकल आप सभी जानते होंगे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा परिवर्तन है। उसमें आप जानते होंगे कि जो दोस्तों गवर्नेंस है, कानून है, वो बहुत बड़ी अपनी भूमिका भी निभाता है दोस्तों। तो उस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें जैव विविधता का संरक्षण, वन्य जीव जो है उनका संरक्षण अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन के आता है। तो हम उसको इस प्रकार देख पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते ही हम पाएंगे यह पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को कानूनी फ्रेमवर्क के दायरे में भी लाती है। देखिए दोस्तों, हम विभिन्न प्रकार के अपने कानून बनाते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसी की यहाँ पे बात की गई है। चलिए उसके बाद देखिए, यह दृष्टिकोण भारत को वैश्विक पर्यावरणीय नैतिकता से जोड़ती है। देखिए दोस्तों, अपनी पर्यावरणीय नैतिकता आप सभी इथिक्स में भी पढ़े होंगे कि जो इन्वायरमेंट में मोरालिटी है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उदाहरण के लिए इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने संविधान में प्रकृति के अधिकारों की भी मान्यता दी है। आप इसको याद रखेंगे, कभी भी आपके दोस्तों मेंस में भी आपके एक उदाहरण लिखने के लिए केस स्टडी के रूप में भी ये आ सकता है। चलिए दोस्तों, पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिकी संकट, जैसे वनों की कटाई, नदी प्रदूषण, ये शायद मैंने करा दिया था। सांस्कृतिक लोकाचार। दोस्तों देखिए, भारत की पारंपरिक विचारधारा यह नहीं मानती कि मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है। हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है दोस्तों, जो हमारी पारंपरिक विचारधारा है, जो हमारी सभ्यताएं हैं, वो कदापि नहीं मानती कि मनुष्य है वो प्रकृति से श्रेष्ठ है। बजाय पर्यावरण को एक जीवित इकाई और मनुष्य उसका एक हिस्सा है, यह माना गया है। हमारी जो सभ्यता है दोस्तों, जो हमारा एक परंपरा है, आप सभी जानते होंगे समतामूलक हमारी परंपरा है, जो संतुलनवादी दृष्टिकोण को हमेशा से अपनाती है। और दोस्तों वो केवल मनुष्य को नहीं, जबकि हमारी जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, वहाँ पे प्रकृति की पूजा की जाती थी। लिंग पूजा, प्रकृति पूजा हमारे इतिहासों में रचा बसा रहा है हमेशा के लिए। तो दोस्तों मनुष्य उसका एक हिस्सा है, ऐसा मानते हैं कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से भिन्न नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे का ही हिस्सा है। देखिए विधायी उपाय, उदाहरणार्थ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आदि भी इसके अंदर आते हैं। चलिए फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यायिक निर्णय क्या है पर्यावरण से संबंधित, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा टी जो गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्यवाद था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन की परिभाषा का विस्तार किया ताकि हरे भरे क्षेत्रों का संरक्षण किया जा सके, चाहे वे किसी भी प्रकार या श्रेणी के हों या उसका स्वामित्व किसी के पास भी हो। दोस्तों जो वन है उसकी परिभाषा में यहाँ पे किया गया विस्तार, और वो चाहे सरकारी संरक्षण में हो या वो प्राइवेट या किसी निजी संरक्षण में हो। चलिए उसके बाद कहा गया है NR नायर बनाम भारत संघवाद 2000। इसमें कहा गया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानवर भी संवेदनशील प्राणी हैं और उन्हें सम्मान के साथ और बिना किसी क्रूरता के जीने का अधिकार है। देखिए WWF1 बनाम भारत संघ एवं अन्यवाद 2013 में क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रजातियों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें पेड़ पौधे और जानवरों की भलाई को प्राथमिकता दी गई। यहाँ देखिए प्रजातियों के सर्वोत्तम हित दोस्तों, यानी कि जो स्पीसीज़ है उसके जो सर्वोत्तम हित क्या हो सकते हैं, वहाँ पे उसकी भलाई को उसकी प्राथमिकता दी जाती है। ये दोस्तों आप सुने होंगे, इसमें कहा गया है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराजवाद 2014। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू जैसी प्रथाओं
में मनुष्यों की परंपराओं और जानवरों के अधिकारों की भी प्राथमिकता दी। जैसे आप जलीकट्टू जानते होंगे दोस्तों, एक साउथ इंडिया का एक पशुओं से रिलेटेड एक खेल होता है। वहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ पे क्रूरता जो जानवर है उसको बरती जाती है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध ठहराया। आप इसको देख पाएंगे। चलिए हम कुछ निष्कर्षों की बात करते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल हमारा अपने अंतिम चरण में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि भारत की न्यायपालिका द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को केंद्र में रखकर निर्णय लेना एक बड़ा अपरिवर्तनवादी कदम है। यह प्रकृति के अपने आप में मूल्यवान होने की मान्यता देता है, हमारे संविधान की सोच फिर से मजबूत करता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो आप सभी जानते होंगे जो जीवंत दस्तावेज है दोस्तों। हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं बन रही है, प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। एक जीवन दस्तावेज है। मैंने आपको 21 की बात की, 48A की बात की दोस्तों, जो पर्यावरण संरक्षण से बात करता है। हमारा जो फंडामेंटल जो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, DPSP, वो सारे लगातार इन सभी चीज़ों की बात करता है दोस्तों, कि हम पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हैं कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना हमारा एक परिवर्तनवादी कदम ही माना जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं। चलिए हम आगे अपने और बात करते हैं दोस्तों अपने अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों, चलिए इसमें कहा जाता है कि सुर्खियों में क्यों है। सबसे पहले उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण इसमें आया है दोस्तों। ये आप समझ सकते हैं कि आपका हेडिंग है, उद्योगों का संशोधित वो जो वर्गीकरण है, यानी रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए सुर्खियों में क्यों है, जो दोस्तों CPCB है, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, उन्होंने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण अपनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके कारण ये चर्चाओं में रहा। चलिए अन्य संबंधित जो तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं। संशोधित वर्गीकरण का उद्देश्य स्वच्छ एवं पारदर्शी कामकाज तथा व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना है। इसमें कहा गया है दोस्तों, देखिए इसमें कहा गया है कि नए वर्गीकरण में CPCB ने कुल 419 क्षेत्रकों को रेड, देखिए मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 419 जो क्षेत्र हैं उनमें रेड 125 को, ऑरेंज 137 को और ग्रीन 94 को, वाइट 54 को और ब्लू 9 को श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि ग्रीन श्रेणी में आप देख पाएंगे दोस्तों, रेड श्रेणी में, ऑरेंज श्रेणी में, ग्रीन श्रेणी में और वाइट श्रेणी में और ब्लू श्रेणी में। दोस्तों ब्लू श्रेणी को हाल ही में शामिल किया गया है। अभी जो ताज़ा दोस्तों करंट में न्यूज़ है कि ब्लू श्रेणी को अभी शामिल किया गया है। देखिए CPCB ने प्रदूषण सूचकांक पर आधारित संशोधित कार्यप्रणाली को अपनाया है। इसमें कहा गया है दोस्तों, आगे हम इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि CPCB ने प्रदूषण सूचकांक पर आधारित संशोधित कार्यप्रणाली को अपनाया है। इसके अलावा CPCB पर्यावरण प्रबंधन संबंधी उपायों के सफल कार्यान्वयन पर का प्रदर्शन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित भी करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए रेड श्रेणी के लिए कंसेंट टू ऑपरेट परमिट अधिकतम 10 वर्षों की वैधता के लिए दिया जा सकता है। नहीं दोस्तों, अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा। देखिए उद्योगों का वर्गीकरण, इसकी शुरुआत दोस्तों 1889 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाती है। दून घाटी उत्तराखंड सूचना के साथ इसको जारी किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रदूषण सूचकांक आधारित वर्गीकरण की शुरुआत 2016 में की गई। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि उद्योग की स्थापना पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप हो। यानी दोस्तों जो उद्योग की हम स्थापना करते हैं वो किसी प्रकार की क्षति, जो पर्यावरणीय जो क्षति है, प्रदूषण है, उसको तो नहीं कर रहा, उसके उद्देश्य को अनुरूप होना चाहिए। देखिए यह वर्गीकरण संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लिए, न कि अलग अलग इकाइयों के लिए। दोस्तों ये अलग अलग अपनी इकाई के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण जितने भी हमारे औद्योगिक जो क्षेत्र आते हैं दोस्तों, जो उनके लिए है ये वर्गीकरण का उपयोग एवं प्रासंगिकता। औद्योगिक की स्थापना हेतु स्थल निर्धारण मानदंड, यह किसी उद्योग की स्थापना के लिए स्थल निर्धारण के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए फिर अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे में है क्लस्टर का विकास। इसकी जो हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की उपयोगिता और इसके प्रासंगिकता की, उसमें ही अगला है दोस्तों क्लस्टर का विकास।
इसका उपयोग क्षेत्रक विशेष क्लस्टर की योजना बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्रक विशेष योजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण के लिए रोजगार तैयार की जा सकती है और क्षेत्रकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू किया जा सकता है। चलिए, निरीक्षण की आवृत्ति, यानी कि आप देखें दोस्तों, क्षेत्रकों की श्रेणियों के आधार पर पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम को प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि पर्यावरण निगरानी कार्यक्रमों को हम इसके तहत प्राथमिकता दे सकते हैं। उसके बाद कहा गया है प्रगतिशील पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक साधन, औद्योगिक इकाइयाँ प्रदूषण सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ईंधन आदि को अपना सकती है। इससे चलते ऐसी इकाइयाँ कम प्रदूषण वाली श्रेणी में स्थान बना सकती हैं। देखिए, आप इस पॉइंट को समझिएगा, प्रगतिशील पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक साधन, यानी कि दोस्तों जो प्रगतिशील पर्यावरण, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हम पर्यावरण प्रबंधन यानी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की ओर और बेहतरी से बढ़ रहे हैं, और इसके बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी, यानी जो हमारी जो क्लीन जो टेक्नोलॉजी है, जो क्लीन एनर्जी है, जो दोस्तों आप देखेंगे क्लीन जो फ्यूल है आदि को अपना सकती है। इसके चलते ऐसी इकाइयाँ कम प्रदूषण वाली श्रेणी में स्थान बनाएंगी, जो अभी अधिक प्रदूषण वाली श्रेणियों में आती है। चलिए, फिर उसके बाद जो मौजूदा श्रेणी है उसके बारे में बात करते हैं। श्रेणी मैंने आपको बताया, सबसे पहले है रेड आता है दोस्तों, रेड श्रेणी। चलिए, तो सबसे पहले आती है रेड श्रेणी। रेड की बात करते हैं। इसमें दोस्तों पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र में सामान्यतः रेड श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती। देखिए, रेड श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने की इसमें दोस्तों अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। जिसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? सीमेंट, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, डिस्टिलरी आदि के भी आते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑरेंज, जैसे ईंट भट्टे, ड्राई सेल बैटरी निर्माण, कोल वैशरी आदि भी इसमें आते हैं। उसके बाद आप ग्रीन श्रेणी को देखेंगे दोस्तों, इसमें कम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर का विनिर्माण, शीतलन संयंत्र इसी में आते हैं। चलिए, हम आगे अपने और बात करते हैं दोस्तों, अपने जो विभिन्न कौन कौन से और इसमें क्षेत्रक हैं उसको एक बार ध्यान में देख लेते हैं। चलिए, उसके बाद वाइट आते हैं दोस्तों। वाइट भी मैंने आपको बताया, 4-5 श्रेणी मैंने आपको बताई थी, तो इसमें आता है वाइट श्रेणी। चलिए, ये प्रदूषण रहित होते हैं दोस्तों, इनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी और सहमति अनिवार्य नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे कि जो रेड श्रेणी है उसके लिए होती है, और उसके बाद जो ऑरेंज श्रेणी है उनके लिए होती है, लेकिन जो दोस्तों वाइट श्रेणी है उसके लिए कोई भी आप समझ सकते हैं कि उसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं होती है। ये देखिए, एयर कूलर की असेंबली, कार्डबोर्ड विनिर्माण, मेडिकल ऑक्सीजन आदि इसमें आते हैं। चलिए, ब्लू श्रेणी के बारे में हम जानते हैं। ब्लू श्रेणी के बारे में दोस्तों, सामुदायिक गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट से प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को शामिल इसमें किया जाता है। उसके बाद दोस्तों कहा गया है, आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं वे सुविधाएं हैं जो घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने में और निपटाने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए कौन सा है दोस्तों? नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, सैनिटरी लैंडफिल, एकीकृत सैनिटरी लैंडफिल आदि, सीवेज उपचार संयंत्र आदि भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष आदि जैसे विभिन्न फीड स्टॉक पर आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र को ब्लू श्रेणी के अंतर्गत ही माना जाता है। ये देखिए दोस्तों, ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष आदि भी इसमें संबंधित होती है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, अपने आगे की ओर जाते हैं, अपने आगे के जो और वो है उसमें बात करते हैं। देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट या औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट पर आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र रीड श्रेणी में बने रहेंगे। देखिए, ब्लू श्रेणी को शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। इससे अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी प्रणालियों को बढ़ावा मिलेगा। यानी दोस्तों, जो अपशिष्ट जो अपशिष्ट है दोस्तों, उसका प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इसके बाद हम देखेंगे, इस श्रेणी के क्षेत्रों के लिए कंसेंट टू ऑपरेट यानी परमिट की वैधता अन्य श्रेणी की तुलना में 2 वर्ष अधिक होगी। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं CPCB के बारे में, क्योंकि यहाँ उसकी चर्चा की गई थी ऊपर। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
चलिए दोस्तों, तो इसका गठन होता है 1974 में। 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के बाद ये चर्चा में आता है और ये है वैधानिक संस्था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं 1 मिनट इसको और पतला कर देता हूँ। चलिए, इसके अतिरिक्त सीपीसीबी को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य है जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करना, उपशमन, नदियों और कुओं की स्वच्छता भी सुनिश्चित ये करता है। चलिए, देश में वायु गुणवत्ता में सुधार करना, वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और इसको कम करना भी इसकी शक्तियों के अंतर्गत है। इसकी प्रमुख पहल क्या है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत जल गुणवत्ता मूल्यांकन भी ये करता है। चलिए दोस्तों, तो बहुत इम्पोर्टेंट एक संस्था है जो लगातार चर्चाओं में भी बीच बीच में बना रहता है दोस्तों। इसके बारे में देखते चलिए, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला एक आर्टिकल है, अगले आर्टिकल की हम बात करते हैं। चलिए, सुर्खियों में क्यों है इसको जानते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए, तो इसलिए चर्चाओं में आ जाते हैं। देखिए, अब बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के बारे में हम जानते हैं कि ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है वो क्लस्टर स्तरीय उद्यम होते हैं। ये किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में परीक्षण किए गए स्थानीय रूप से तैयार जैविक तत्वों से बने इनपुट फॉर्मुलेशन को खरीदने के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन आदि में सुधार करना है। तो आप इसको दोस्तों एक बार और ध्यान से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। मैंने भी बताया कि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर क्या है। ये दोस्तों किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में परीक्षण किए गए स्थानीय रूप से तैयार जैविक जो तत्व हैं, जो स्थानीय रूप से तैयार किए जाते हैं दोस्तों, जैविक तत्व से बने इनपुट यानी को फॉर्मुलेशन जो है दोस्तों, उनको खरीदने के लिए उपलब्ध कराते हैं, जो जैविक तौर पर या स्थानीय तौर पर बने होते हैं। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसको शुरुआत कब किया जाता है। इसका शुरुआत किया जाता है दोस्तों, देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं, इसके जो मुख्य दिशा निर्देश हैं उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है वित्तीय सहायता, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता में शेड निर्माण, सेंटर भवन का किराया आदि शामिल नहीं होगा। आप इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जो शेड निर्माण है, जो सेंटर और भवन का जो किराया है दोस्तों, वो शामिल नहीं होगा इसमें। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि 1 लाख की रुपये की सहायता की जाएगी, उसमें भवन जो निर्माण है दोस्तों, उसका जो किराया है वो शामिल नहीं किया जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, उसके बाद आता है दोस्तों, अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय। उदाहरण के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन, संवर्धन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन जैसी योजनाओं के प्रावधान का लाभ उठाया जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं, बायो इनपुट तैयार करना, स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार, फसल प्रणालियों को ध्यान में रखकर इनपुट तैयार किए जाएंगे दोस्तों। जितने भी आप समझ सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार, फसल प्रणाली, उसके विविधीकरण, इस सबको दोस्तों ध्यान में रखकर इसमें इनपुट तैयार किए जाएंगे। आप इसको जान सकते हैं। देखते इसके बाद दोस्तों, BRCs का संचालन कौन कर सकता है। देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, गौशालाओं सहित कृषि विज्ञान केंद्र आदि भी इसका संचालन कर पाएंगे दोस्तों। चलिए, अब देखते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है क्या दोस्तों। तो देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा जो है दोस्तों वो लाई गई थी। कब लाई गई थी? कार्य अवधि 2025-26 तक के लिए। ये देखिए, इसके उद्देश्यों में क्या शामिल होता है दोस्तों। अगर बाहर दोस्तों अगर कुछ आवाज़ सुनाई हो दे रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बहुत अधिक शांति तो होती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ सब मैनेज करिएगा।
देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना। योजना का प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना होती है ये। और दोस्तों जो केंद्र और राज्य द्वारा वित्त पोषण यह पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और 10% है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पहाड़ के लिए मोस्टली। उसके बाद अन्य सभी के लिए दोस्तों ये 60 से 40% तक हो जाती है। संबंधित देख सकते हैं दोस्तों, संबंधित मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय होता है। राष्ट्रीय संचालित समिति राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मिशन का संचालन किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, किसके अध्यक्षता में? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में। इसके मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? चलिए, इसके मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर में लागू करना, 1 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना तथा 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करना। कृषि विभाग में लगभग 2000 प्राकृतिक खेती संबंधी मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। इस फार्म्स की स्थापना कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में भी की जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों और ज्ञान को आसानी से बढ़ाने के लिए 30,000 कृषि सखियों यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन को तैनात भी इसमें किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले हम अब फंक्शनल डी एक्सटेंशन की बात करते हैं। ये क्या है दोस्तों? जो फंक्शनल डी एक्सटेंशन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फंक्शनल डी एक्सटेंशन क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अमेरिकी बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंस का दावा है कि उसने आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके ग्रे वुल्फ से जन्मे 3 बच्चों में विलुप्त डायर वुल्फ की विशेषताओं को शामिल किया, इसलिए इसे दुनिया का पहला सफल फंक्शनल डी एक्सटेंशन कहा जा रहा है। ये फंक्शनल डी एक्सटेंशन क्या है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, ये क्या होता है? डी एक्सटेंशन के तहत किसी प्रजाति को ठीक उसी रूप में वापस लाया जाता है जैसे वह अस्तित्व में थी। हालांकि फंक्शनल डी एक्सटेंशन में जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग करके विलुप्त प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिकाओं और लक्षणों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? फंक्शनल डी एक्सटेंशन है, उसमें जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग करके जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं दोस्तों, उनकी पारिस्थितिकी भूमिकाओं और लक्षणों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान उसको केंद्रित किया जाता है। यानी कि जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं दोस्तों, उनकी भूमिकाओं और लक्षणों को पुनर्जीवित करने में ये केंद्रित होती हैं। इसमें कहा गया है, इन पुनर्जीवित जीवों को सटीक प्रतिरूप नहीं माना जाता, बल्कि इसे विलुप्त प्रजातियों से मिलते जुलते रूप या कार्यों के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है। इसमें क्रिस्पर, जीन एडिटिंग, क्लोनिंग और जीनोम मैपिंग जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। क्रिस्पर Cas9 जो एक दोस्तों जो मॉलिक्यूलर सीजर आती है उसके बारे में जानते होंगे, जो जीन एडिटिंग, जीन इंजीनियरिंग में काम आती है, उसको आप जानते ही होंगे। उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। चलिए, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, डायर वुल्फ के बारे में जानते हैं कि डायर वुल्फ क्या है, जिसपे ये फंक्शनल डी एक्सटेंशन जो प्रयोग लाया गया है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, डायर भेड़िए ये बड़े आकार के भेड़िए हैं जो दक्षिणी कनाडा और अमेरिका में छाए हुए थे। ये आज से लगभग 13,000 पहले दोस्तों विलुप्त हो जाते हैं। इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं? 3.5 फीट तक ऊंचे, 6 फीट से ज़्यादा लंबे और लगभग 68 किलोग्राम वजन के होते थे। ग्रे वुल्फ के साथ तुलना, डायर वुल्फ आज के ग्रे वुल्फ जैसे दिखते थे। हालांकि ग्रे वुल्फ की तुलना में इनका आकार बड़ा, सफ़ेद फर वाला बाहरी आवरण, चौड़ा सिर, बड़े दांत और अधिक शक्तिशाली कंधे और मांसल पैर होते थे। आप इसको जान सकते हैं कि विभिन्न जो इसके विशेषताएं थीं वो थीं। चलिए, उसके बाद कहा गया विलुप्ति होने के कारण। इनकी विलुप्ति के पीछे का इनका आहार बनने वाली बड़ी शिकार प्रजातियों का विलुप्त होना है। मानवीय गतिविधियां भी इनके विलुप्ति का एक कारण है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कि कोलोसल बायोसाइंस कैसे डायर वुल्फ को वापस लाया उसके बारे में हम देखते हैं। डायर वुल्फ के शावकों के जन्म के लिए क्लोनिंग और जीन एडिटिंग तकनीकों का उपयोग किया गया है। यह तकनीक डायर वुल्फ के डीएनए के 2 प्राचीन नमूनों के आधार पर काम करती है। देखिए, क्लोनिंग और जीन एडिटिंग का काम किया गया है, उस तकनीक का उपयोग यहाँ पे बताया गया है। देखिए, प्राचीन डीएनए प्राप्त करना, डायर वुल्फ के 2 प्राचीन अवशेषों
ओहायो से 13,000 साल पुराना एक दांत, और आइडाहो जो वहाँ का एक शहर होगा दोस्तों, 72,000 साल पुरानी एक कान की हड्डी से डीएनए प्राप्त किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे जीनोम मैपिंग, डायर वुल्फ के जीनोम का अनुक्रमण किया गया और इसकी आधुनिक ग्रे वुल्फ के साथ तुलना करके कार्यात्मक जीन पहचाने गए। उसके बाद आप देखेंगे क्रिस्पर जीन एडिटिंग, डायर वुल्फ के सबसे करीबी जीवित जीव ग्रे वुल्फ के जीन को एडिट किया गया ताकि पूर्व में विलुप्त हो चुके इस डायर वुल्फ की विशिष्ट जीन वेरिएंट में इसमें शामिल किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि जीन को शामिल किया जाता है, उसके बाद जो वेरिएंट है उसका उद्देश्य है क्योंकि जीन वेरिएंट है उसको शामिल करके जो क्रिस्पर जो जीन एडिटिंग है उसका उपयोग किया जा सके। इसके बाद देखेंगे क्लोनिंग एवं जन्म, एडिटेड डीएनए को केंद्रक रहित अंडाणु में प्रत्यारोपित किया गया और इसे घरेलू मादा कुत्ते के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया। इससे रोमुलस, रेमस और खलीसी नामक 3 शावकों का जन्म हुआ। इसके बाद कहते हैं दोस्तों, पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक के बजाय वैज्ञानिकों ने इस कम इन्वेसिव विधि का उपयोग किया। इसमें ग्रे वुल्फ से एंडोथेलियल प्रोगेनिटर कोशिकाओं का उपयोग किया गया है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, तो टेक्निकल वर्ड को आप भी ध्यान रखिएगा, मैं भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिलियर तो ये वर्ड होते नहीं हैं हमारे सामने, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, फंक्शनल डी एक्सटेंशन जो इसका महत्व है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कहते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला, पोषक चक्र आदि को पुनर्बहाल करने के लिए कार्यात्मक प्रॉक्सी को प्रस्तुत करके पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली करता है और खाली निकेत में जीवों को बसाकर जैव विविधता में वृद्धि करता है। दोस्तों, ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी वृद्धि करता है, ऐसा कहा गया है। देखिए, बीमारी प्रतिरोधकता या जैव विविधता को बढ़ाने के लिए संरक्षण का साधन प्रदान भी ये करता है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। देखिए, उसके बारे में चिंताएं क्या हैं दोस्तों, फंक्शनल डी एक्सटेंशन के बारे में जो चिंताएं हैं जो प्रमुख, उसके बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिकीय विघटन, डी एक्सटिंक्ट प्रजातियाँ पूर्णतः विलुप्त प्रजातियों की भूमिका को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती, साथ ही ये आक्रामक भी हो सकती है दोस्तों। उसमें मौजूदा पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ भी सकती है। यह आनुवंशिक रूप से मिलते जुलते जीव हैं, विलुप्त प्रजातियों का वास्तविक रूप से पुनर्जीवन नहीं है। यह दोस्तों कहा गया है कि आनुवंशिक रूप से जो मिलते जुलते हैं उनका जो जीव है, ये विलुप्त प्रजातियों का वास्तविक पुनर्जीवन नहीं है ये। उसके बाद आप देखेंगे पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको भी बिगाड़ सकती है ये। और इसमें दोस्तों कुछ नैतिक चिंताएं भी हैं। नैतिक चिंताएं कैसी हैं, आइए देखते हैं। देखिए, डी एक्सटिंक्शन प्रक्रिया में गंभीर आनुवंशिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। यह हो सकता है कि यह जीव वर्तमान पर्यावरण के लिए उपयुक्त ना हो। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि ये पर्यावरण जो है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए एक थ्रेट बन सकता है। चलिए, संसाधनों पर दबाव के रूप में भी इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। आलोचकों का तर्क है कि दोस्तों, डी एक्सटेंशन परियोजनाओं पर खर्च किए गए संसाधनों को वर्तमान संकटों का सामना कर रहे मौजूदा संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, विनियमन का अभाव, डी एक्सटेंशन के लिए कोई स्पष्ट वैश्विक नैतिक कानूनी फ्रेमवर्क की कमी है। यानी कि दोस्तों, कोई भी लॉ यानी और पॉलिसी अभी तक इसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि ये इसके एक चुनौती का कारण बनता है। निष्कर्ष की बात करते हैं दोस्तों कि कोलोसल बायोसाइंस द्वारा डायर वुल्फ जैसे जीवों को वापस लाना एक्सटेंशन साइंस की एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण और समझ के लिए नए रास्ते खोल सकता है। साथ ही इस संबंध में नैतिक, पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की भी आवश्यकता है। और इसमें नवाचार और जिम्मेदारी के संतुलन जो है दोस्तों, नवाचार और जिम्मेदारी के बीच एक ऐसा समझ सकते हैं कि दोस्तों उसके बीच संतुलन यानी कि बैलेंस्ड अप्रोच हमको अपनाने की ज़रूरत है। हालांकि ये विलुप्त प्रजातियों के साक्ष्य को समझने के लिए एक रास्ता हो सकता है फंक्शनल डी एक्सटेंशन, और दोस्तों लेकिन नैतिक और पारिस्थितिक रूप से हमको इसके वैज्ञानिक जो निहितार्थ हैं उसके बीच भी एक आप कह सकते हैं कि एक संबंध निर्धारित करना होगा, संतुलन का संबंध जो होगा। चलिए, कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की हम बात करेंगे। संक्षिप्त सुर्खियों में क्या कहते हैं दोस्तों, कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन और आधुनिकीकरण। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। देखिए, जो कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण है को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एक उपयोजना के रूप में मंजूरी दी जाती है। किसकी दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि
सिंचाई जो योजना है उसकी उप योजना के रूप में। यह योजना 2025-26 की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इसके उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, खेतों तक जल को पहुंचाना, आधुनिक कृषि क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के तहत लाना, यानी कि जहां खेत में पानी नहीं है वहां पे पानी पहुंचाना, सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाना, खेतों में जल उपयोग दक्षता यानी वाटर यूज जो इफ़िशियंसी है दोस्तों उसको भी बढ़ावा देना इसके उद्देश्य हैं। उसके बाद देखेंगे, इसकी एक नज़र डालते हैं दोस्तों, इसके मुख्य जो बिंदु हैं उन पे एक नज़र हम डालने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना ताकि मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों में सिंचाई जल को नामित क्लस्टर में पहुंचाया जा सके। इसके बाद देखिए, प्रणाली योजना के तहत स्थापित जल स्रोतों में अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड पाइप्ड सिंचाई के माध्यम से किसानों की 1 हेक्टेयर तक की भूमि को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मजबूत मूल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। देखिए, कहा गया है दोस्तों कि 1 हेक्टेयर तक की भूमि को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मजबूत अवसंरचना है दोस्तों, उसका भी निर्माण यहाँ पे किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। उससे प्रौद्योगिकी, जल उपयोग की निगरानी, वाटर अकाउंटिंग और जल प्रबंधन के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक जो दोस्तों मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जानते होंगे, ये एक आधुनिक जो तकनीक है उसका एक हिस्सा है। देखिए, योजना से संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, मैंने ऊपर भी आपको बताने की कोशिश की, यहाँ भी हम कुछ संभावित लाभों को देखते हैं। चलिए, इसके लाभ क्या होंगे। खेतों की जल उपयोग दक्षता है दोस्तों उसमें सुधार होगा। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में भी जो प्रोडक्टिविटी है दोस्तों इसमें भी वृद्धि हम देख सकते हैं। सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी जल उपयोग समितियों को सौंपकर संधारणीय कृषि को भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दोस्तों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। चलिए, उसके बाद देखते हैं अगले 5 वर्षों तक जल उपयोग समितियों को सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे किसान उत्पादक संगठनों जैसे आर्थिक संगठनों से जुड़ सके और प्रोडक्टिविटी है दोस्तों जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा सकें। देखिए, उसके बाद कहा गया दोस्तों आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने से युवाओं को कृषि गतिविधियों में आकर्षित किया जाएगा। देखिए, आधुनिक सिंचाई पद्धति हम अपनाते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो आधुनिक जो युवा हैं जिनका कृषि की ओर से मोह भंग हो रहा है दोस्तों, हम उनको आकर्षित कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे कृषि को लेके। तो ये निम्न लाभ हो सकते हैं, इनके लाभों को आप देख सकते हैं, मैंने बताया। तो चलिए दोस्तों, एक बारे में हम बात करते हैं कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम जो आया था, जो सिंचाई से ही संबंधित था, उसके बारे में। देखिए, इसकी शुरुआत 74-75 में 1974-75 में होती है। 2004 में बदलाव करके इसे वर्तमान में जो कार्यक्रम है उसका नाम दिया जाता है। उसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, विकसित सिंचाई सुविधाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और सतत रूप से कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना। यानी कि दोस्तों जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है दोस्तों वहाँ इंक्रीज़ करने की यहाँ पे बात की गई है। 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हर खेत को पानी घटक के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री 2015-16 में दोस्तों उनका एक योजना आई थी, हर खेत को पानी, इसके अंतर्गत इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद कहा गया है सिंचाई संरचना का विकास, जैसे फील्ड इंटरमीडिएट लिंक, नहरों का निर्माण करना इत्यादि जो अवसंरचनागत यहाँ पे जो स्थापित किए जाएंगे उसके माध्यम से दोस्तों उसको समन्वित किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड की, जो GMB है वो क्या होते हैं उसके बारे में हम आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है ये देखिए। गाज़ियाबाद नगर निगम में भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की जाती है। ये क्या है दोस्तों, इसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया था। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन आप जानते होंगे 2014 में आया था स्वच्छ भारत मिशन। वो दोस्तों जो शहरी है, 2 मिशन थे, ग्रामीण था, एक शहरी था, तो इसको शहरी के तहत जारी किया गया और इसे अत्याधुनिक टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 150 करोड़ जुटाए जाते हैं। यानी कि जो टर्शियरी सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है दोस्तों उसके लिए 150 करोड़ जुटाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा कर सकें और इससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखिए, इसमें कहा गया है कि उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा कर, जो जल है दोस्तों
जो हमारे उच्चतम मानक है उसको पूरा करने की ओर ध्यान दिया जाएगा। और देखिए औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा। जो जल दोस्तों उद्योग से जल निकलता है उसको जल को पुनः उपयोग में भी उपयुक्त हो सकता है। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सार्वजनिक निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत 40% नगर पालिका वित्त पोषण के साथ विकसित किया जाएगा। यानी कि कितने प्रतिशत दोस्तों, 40%। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं जीएमबी के बारे में, यानी ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में। ये क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये ऐसी गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ हैं जिन्हें किसी नगर पालिका निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत कार्य सौंपे गए हैं। यानी दोस्तों जो पंचायत यानी जो नगर पालिका आप जानते होंगे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से हम जानते हैं नगर पालिका निकाय को, उसमें गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ हैं दोस्तों। ये यानी कि वो परिवर्तित नहीं हो सकती, गैर परिवर्तनीय होती हैं वो। ग्रीन बॉन्ड का उपयोग देखिए कहा गया है कि ग्रीन बॉन्ड का उपयोग विशेष रूप से जलवायु शमन अनुकूलन, अन्य पर्यावरणीय अनुकूलन एवं कम कार्बन उत्सर्जन परियोजनाएं जैसे विश्व बैंक के लिए धन जुटाने के लिए हेतु किया जाता है। देखिए दोस्तों जो क्लाइमेट मिटिगेशन है, अडेप्टेशन है और जो इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस या थ्रेट्स होते हैं दोस्तों, तो उसमें कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं को कम करने के लिए या उसमें धन जुटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। जो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है उसके क्या महत्व हो सकते हैं उसके बारे में देखने का महत्व उसका देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सतत विकास, निवेशक अपनी निवेश परियोजना में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस कारकों को एकीकृत करके अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी में अन्य बॉन्ड्स के साथ लागत प्रतिस्पर्धी होते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम लागत पर पूंजी प्रदान करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है दोस्तों कि वाणिज्यिक बैंक है जो अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं, लेकिन यह दोस्तों कम लागत पर यानी कि कम लागत पर पूंजी प्रदान करते हैं। उसका महत्व इसलिए हो जाता है। चलिए हम आगे और बात करते हैं। निवेशक आधार को व्यापक बनाना, घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए निवेश आधार पर व्यापक बनाना दोस्तों, यानी निवेशक जैसे कि इससे धन हम प्राप्त करते हैं, धन जुटाते हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों, हम इन्वेस्टर्स जो हैं वो ढूंढ पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे जो हमारे आधुनिक प्रौद्योगिकी हैं उन पे। देखिए ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पूंजी जुटाने के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। खराब राजकोषीय स्थिति दोस्तों, किसी नगर पालिका का राजकोषीय या वित्तीय स्थिति उसकी ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित होती है और जो खराब राजकोषीय स्थिति के कारण दोस्तों हम उसके ऋण नहीं चुका पाते या आप देख सकते हैं यहाँ हमको लॉस उठाना पड़ सकता है। चलिए तो हम अगला बात करते हैं आंतरिक क्षमता का अभाव। आंतरिक क्षमता का अभाव में दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, आंतरिक क्षमता में कमी का तात्पर्य शहरी स्थानीय निकाय का आंतरिक विशेषज्ञता, जरूरी विशेषज्ञ एवं कार्यबल में विशेषज्ञता या कौशल क्षमता में कमी है। देखिए हमारे पास आंतरिक क्षमता का अभाव है दोस्तों, हमारे पास उपयुक्त कौशल नहीं है, हमारे पास उपयुक्त विशेषज्ञों की कमी है जो उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं, वो हमारे पास नहीं है। देखिए अन्य चिंताएं भी हैं। नगर पालिका बॉन्ड की मांग कम होना, इसमें निवेश करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों की कमी होना, राजकोषीय जो अनुशासन है दोस्तों वो नहीं होना, कार्यपालिका में पारदर्शिता की कमी, ऐसे बॉन्ड के बारे में अधिक जानकारी, लाभ एवं जोखिम के बारे में नहीं होना। यानी कि दोस्तों देखिए हम एक तो जानते नहीं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, जागरूकताओं की कमी है, कौशल की कमी है, हमें निवेश की कमी है, तो विभिन्न प्रकार की दोस्तों चुनौतियां हैं जो इसके माध्यम अभी भी विद्यमान है। चलिए दोस्तों हम आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। कहा गया है दोस्तों उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया है। देखिए यह 107वां है भारत का नेशनल पार्क, लेकिन उड़ीसा का यह दूसरा नेशनल पार्क बनता है। भीतरकनिका उड़ीसा का पहला जो नेशनल पार्क था और सिमलीपाल बन गया है दोस्तों सेकंड उड़ीसा का, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इंडिया का कौन सा है दोस्तों, इंडिया का 107 है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर आगे हम बात कर सॉरी चलिए आगे बात करते हैं। गौरतलब है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व
का कुल क्षेत्र 2750 वर्ग किलोमीटर है। इसके 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम इस तरह सिमलीपाल उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी बन जाता है। भितरकनिका का क्षेत्रफल इससे कम आता है, इसलिए वो कम रहता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वो उड़ीसा का सेकंड नेशनल पार्क का रिजर्व है, लेकिन नेशनल जो पार्क है, लेकिन दोस्तों वो पहला सबसे बड़ा पार्क है। यानी कि सबसे जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला से सिमलीपाल आता है और सेकंड में आता है दोस्तों भितरकनिका, हमारा सेकंड में आ जाता है। चलिए इसकी अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट वो हैं दोस्तों, आप क्या बोल सकते हैं, उसके वन हैं या तो उनके आसपास बहने वाली नदियां हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। अवस्थिति क्या है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के मयूरभंज जिले में छोटा नागपुर क्षेत्र में ये स्थित होता है। इसमें मुख्य नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं दोस्तों, देखिए बुद्ध बलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहेरी, देव नदी। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि देव नदी, कहेरी, सालंदी, बंदन, पलपला, बुद्ध बंगल बलंगा, ये दोस्तों उससे बहने वाली सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो घोषित किया गया है, उससे ये 4-5 जो नदियां हैं वो गुजरती हैं। देखिए सिमलीपाल को वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को को दोस्तों मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया जाता है। देखिए यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कही गई है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो ये है यूनेस्को का, आप सुने होंगे मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है दोस्तों, वो भी इसको 2009 में घोषित किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 2009, और ये मयूरभंज के एलिफेंट रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित है दोस्तों। और ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसको घोषित किया गया है। तो देखिए कितने इसका इम्पोर्टेंस है इसका। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सिमलीपाल की जैव विविधता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इसकी जैव विविधता के मुख्य पहलू क्या हैं। तो चलिए इसके मुख्य पहलू के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले वनस्पति की बात करेंगे, उसके बाद हम वन्य जीव की बात करेंगे। देखिए अर्ध मिश्रित पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन और साल वृक्ष और घास के मैदान भी वहाँ पाए जाते हैं। देखिए वो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन होते हैं ये। और आप जानते होंगे दोस्तों उड़ीसा में वनस्पतियाँ हैं जो शुष्क पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, आप स्टैटिक में तो पढ़े ही होंगे, जो जियोग्राफी के और जो आपके जो इन्वायरमेंट के स्टैटिक है दोस्तों, वहाँ ये आपको पढ़ाया जाता है। सदाबहार वन पाए जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाएंगे। और वन्य जीव क्या है दोस्तों, देख ले, ये मेलेनिस्टिक बाघ भी यहाँ पाए जाते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में दोस्तों फिशिंग कैट, बार्किंग डियर, माउस डियर आदि भी शामिल होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये स्टैटिक का हिस्सा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों नेशनल पार्क क्या होता है, ये इसको घोषित कौन करता है, ये इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी घोषित कर सकती है। देखिए नेशनल पार्क एक ऐसा अधिसूचित क्षेत्र होता है जिसे उसकी पारिस्थितिकीय तथा उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या अन्य वन्य जीवों की वैज्ञानिक महत्ता के कारण उसके वन्य जीवों और पर्यावरण को सर्वोत्तम रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेशनल पार्क किसी अभ्यारण्य के भीतर का संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है या जरूरी नहीं है कि वह कोई अभ्यारण्य हो दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि नेशनल पार्क किसी अभ्यारण्य के भीतर का जो संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है नेशनल पार्क के भीतर, अभ्यारण्य के भीतर, लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि वह अभ्यारण्य ही हो। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए भाई, नेशनल पार्क के भीतर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है। हालांकि राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षण जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वो जो अविस्तृत रूप में जो मानवीय गतिविधियां होती हैं दोस्तों, वो उनको प्रतिबंधित रखा ही जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। साथ ही वन्य अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुछ आदिवासी समूहों को नेशनल पार्क के भीतर रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन वो भी दोस्तों वो जो असीमित तौर पे जो है उसका दोहन नहीं कर सकते, उसके उन पे भी सीमाएं आरोपित होती हैं।
तो चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, अधिसूचना के बारे में बात करते हैं। देखिए, राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी की जाती है। मैंने आपको बताया कि जो स्टेट जो गवर्नमेंट होते हैं दोस्तों, वो इसको जारी करते हैं, किसके तहत जारी करते हैं। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो हमारा अधिनियम है, उसके तहत इसको अधिसूचित किया जाता है। देखिए, एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद राज्य सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि अगर परिवर्तन करना है तो आपकी जो महत्वपूर्ण जो संस्था है दोस्तों, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, उससे आपको क्या लेनी पड़ेगी, उससे आपको सिफारिश लेनी पड़ेगी। किसको लेनी पड़ेगी दोस्तों, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको भी वहाँ से सिफारिश लेनी पड़ेगी। किससे, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से। चलिए भाई, आगे हम बात करते हैं अपने अगले टारगेट की ओर। तो कहता है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये क्या है दोस्तों, कहाँ है, इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है। देखिए, कहा गया है कि जो दोस्तों चीता परियोजना है, तो संचालन समिति है चीता परियोजना की, उसने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से जो कुछ चीते हैं उनको गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की बात की गई, जिसके कारण ये चर्चा में आ जाती है। तो इसमें कहा